कि इनकी जो माँ हैं वो बचपन से ही इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दे रही थी। 5 या 6 साल की उम्र में वो इनसे बहुत ज़्यादा काम लेती थी और अब यहाँ पर इनके जीवन में एक नए विलन की एंट्री होती है। इनकी जो छोटी मौसी थी उनका अफेयर एक व्यक्ति से था जिनका नाम था संजय शर्मा, और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इनके साथ लव मैरिज कर ली। के किनारे जाकर खड़ी हो गई हैं और ये सोचती हैं कि मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, पिताजी भी चले गए छोड़ के, मेरा इस जीवन में कोई नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब चीज़ हो रहा है। और ये अंत में उस नदी में कूदकर सुसाइड कर लेती हो जाती है। तो वो जो उनका हस्बैंड था हैरी, वो थोड़ा अय्याश टाइप का हो जाता है और एक समय के बाद वो उनके फादर को मरवा देता है और पूरे राज को टेक ओवर कर लेता है। युद्ध में इनकी भी जान चली जाती है, एक खंजर जैसा कुछ इनको लग जाता है। फिर अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा स्थान है, तो ये बोलती हैं कि ये ब्रिटेन अब्रॉड मत चले गए हैं और इन्होंने देखा कि इन्होंने कभी शादी नहीं की है। इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया है और मस्तक में टीका लगाकर ये हरे कृष्णा श्री हरि का जाप करने लगी हैं। वो देखने में घुंघराले बाल है। कैसे हैं? घुंघराले बाल। घुंघराले बाल। पीले वस्त्र। पीले वस्त्र। हम्म। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं निशान सिंह, पास लाइफ थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, शो लीडर, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अंतर यात्रा बाय निशांत में। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि इस बीच हम कोई भी वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि हमको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं। हालांकि कुछ तो हमारा शौक भी है यात्रा करने का और कुछ हमारी मजबूरियां भी हैं, इसलिए हमको इतने दिनों का गैप लेना पड़ा। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक रियल पास लाइफ केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी केस स्टडी पर। एक सिस्टर हैं जिनका नाम है मंजीत कौर, जो मूलतः पंजाब की रहने वाली है और इनकी एज 46 ईयर है। इन्होंने हमसे संपर्क किया अपना PLR कराने के लिए। तो जैसा कि होता है, हम पूछते हैं कि क्या उद्देश्य है आपका PLR कराने के लिए। तो इन्होंने अपनी एक दर्द भरी स्टोरी हमारे सामने प्रस्तुत की। ये जो सिस्टर हैं बहुत ही स्पिरिचुअल और इनोसेंट सोल हैं। जब हमने इनसे इनके बारे में पूछा तो इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। इन्होंने बताया कि ये अपने 2 भाई बहन, मतलब एक सिस्टर और इनके अलावा, और एक भाई में सबसे बड़ी सिस्टर हैं। इनके जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इनकी मदर हाउसवाइफ हैं। इन्होंने बताया कि बचपन में ही मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, इस कारण से मुझे घर का सारा काम वगैरह करना पड़ता है। तो वो तो एक तरह से देखा भी जाता है कि हमारे इंडियन फैमिली में जो बड़ी बेटी होती है वो घर में काम में हाथ बटाती है। लेकिन इन्होंने बताया कि इनकी जो माँ हैं वो बचपन से ही इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दे रही थी। 5 या 6 साल की उम्र में वो इनसे बहुत ज़्यादा काम लेती थी और इनको छोटी सी छोटी गलती में बहुत ज़्यादा डांटना और बहुत ज़्यादा मार पीट करना, ये सारी चीज़ सहती हुई ये बड़ी हुई। इन्होंने बताया कि बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा डांट और मारपीट का सामना करना पड़ा, जबकि इनके जो अलावा जो एक सिस्टर और थी इनकी, और जो एक भाई था, उनको इतना ज़्यादा डांट और मतलब जो प्रताड़ना थी वो नहीं दी जाती थी। इनकी माँ का बर्ताव उन दोनों बच्चों के साथ में
ठीक था, लेकिन इनके साथ पता नहीं शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा घृणा सी करती रहीं। इनको सारे काम भी करने पड़ते थे घर के, और खाना भी बनाना पड़ता था। हालांकि माँ भी थोड़ा बहुत काम करती थी, लेकिन बताती थी कि बचपन से ही मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता था। अपने भाई बहनों के लिए मुझे खाना भी बनाना पड़े, और कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे खाली पेट भूखे पेट रात को सोना पड़ता था, या बिना टिफ़िन लिए हुए मुझे स्कूल जाना पड़ता था। मतलब इनका बचपन इन्होंने बताया कि ज़्यादातर इनको भूख से बड़ा सामना करना पड़ा, मतलब भूखे पेट ज़्यादा रहना पड़ता था। कुछ समय बाद ये अपने नाना नानी के यहाँ शिफ्ट हो गई। इनके पिताजी का व्यवहार इनसे बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो घर में कम ध्यान दे पाते थे, और काफ़ी समय ट्रांसफ़र के चलते उनको शहर से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन कुछ समय बाद फिर इनको इनके नाना नानी के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, और करीबन जब ये 12-13 साल की हुई तो फिर नानी के यहाँ ही इनकी सब स्कूलिंग वगैरह पढ़ाई वगैरह हुई। नाना नानी इनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन वहाँ भी जब माँ आती थीं और तो इनको डांटने से या मारने से बिल्कुल भी नहीं चूकती थीं। और इनकी दो मौसियाँ भी थी, एक का नाम था नीलम मौसी, दूसरा का नाम था मनीषा मौसी। हालांकि ये सारे नाम हम चेंज करके बता रहे हैं। वो भी जैसे इनकी माँ इनको प्रताड़ित करती थी, तो वो मौसी भी इनको प्रताड़ित करती थी, लेकिन माँ के बराबर प्रताड़ित नहीं करती थी। जैसे जैसे इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो इनको घर से बहुत कम, या कह लीजिए ना के बराबर ही पैसा मिलता था। जो घर का पैसा होता था, पापा की नौकरी का पैसा होता था, वो ज़्यादातर इनकी मम्मी इनके अन्य दो बच्चों के ऊपर, या इनकी मौसी या उनके बच्चे के ऊपर ये पैसा खर्च करती थी। इनको ना के बराबर पैसा मिलता था, जबकि इनके नाना नानी इस बात को थोड़ा लेके इनकी चिंता करते थे और इनका ध्यान भी देते थे। इन्होंने बताया कि जैसे जब ये बड़ी हो गई, थोड़ा इनका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब किया। कुछ दिन तक चलता रहा। प्राइवेट स्कूल में जब ये जॉब करती थी तो उससे जो भी इनको 8-10 हज़ार सैलरी मिलती थी, वो भी इनकी मौसी जो थी दोनों, वो उनसे कुछ न किसी बहाने से वो पैसा खींचती रहती थी। और ये बड़ी सीधे साधे स्वभाव की थी, इनके बहुत ज़्यादा कुछ खर्चे थे भी नहीं, तो वो पैसा क्या कहते हैं ये दे भी देती थी। ये काफ़ी समय तक चलता रहा। कुछ दिन बाद इनकी मौसियों ने, इनके स्कूल में एक सर थे जो काफ़ी हेल्पिंग नेचर था उनका, और उनसे इनकी काफ़ी अच्छी बाउंडिंग भी थी। उन सर से अफेयर होने की अफवाह इनकी मौसियों ने उड़ा दिया और इनको काफ़ी बदनाम किया, जिससे इनको काफ़ी हर्ट हुआ। जब ये बात इनकी माँ को मालूम चला, इन्होंने अपनी माँ से बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन माँ ने इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, और इनकी मौसी यानी अपनी बहनों की ही पूरी बात उनका विश्वास माना, और उल्टा इनको ही ताने दिए कि इसमें ही कुछ कमी होगी, और इनकी जितनी वो बदनामी कर सकती थी उतनी ज़्यादा उन्होंने बदनामी की। हालांकि यहाँ पर इनके नाना नानी ने इनका सपोर्ट किया और कहा कि तुम इनकी बातों पर ध्यान न दो और तुम अपना काम करो। लेकिन फिर भी इनको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ होने के बावजूद भी मेरी किसी भी बात का विश्वास नहीं करती हैं, जबकि अपनी बहनों का वो इतना ज़्यादा विश्वास करती हैं। इन्होंने बताया कि जब ये जॉब कर रही थी तो इन्होंने एक लैपटॉप भी ख़रीदा। इस बात को लेकर भी इनकी माँ भड़क गई कि इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है, जबकि कुछ दिन बाद इन्होंने अपनी मौसी की लड़की, जो कि उस समय स्कूलिंग ही कर रही थी, छोटी थी, उनके लिए एक इनसे महंगा लैपटॉप ख़रीदा। तो ये सारी चीज़ देख के इनको बड़ा दुख होता था कि मुझे, मतलब मैं एक टीचर हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता होती है, तो मुझे ना ले करके मेरे जो पापा की सैलरी है उसका उस पैसे से अपनी बहन के लड़कों के लिए ले रही हैं, और जबकि मैंने अपने पैसे से लिया तो उल्टा मुझे ताने सुना रही हैं। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। ये जो भी सैलरी पाती थी वो इनकी मौसी और इनकी माँ
ऐसा लग रहा था कि दोनों में कंपटीशन सा मचा है और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे पैसा छीनने का प्रयास करती थी, जबकि इनके पापा को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। उसका कोई भी हिस्सा इनके माँ द्वारा इनको नहीं दिया जाता था। कुछ समय बाद इनके नाना एक्सपायर हो गए। एक और जो एक इनके ऊपर हाथ था वो भी चला गया। और अब यहाँ पर इनके जीवन में एक नए विलन की एंट्री होती है। इनकी जो छोटी मौसी थी उनका अफेयर एक व्यक्ति से था जिनका नाम था संजय शर्मा, और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इनके साथ लव मैरिज कर ली। जबकि ये वही मौसी थी जो इनको सबसे ज़्यादा बदनाम करती थी, लेकिन इन्होंने खुद लव मैरिज कर ली, जबकि इनके परिवार में लव मैरिज करना अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने घर वालों से थोड़ा विरोध में आकर लव मैरिज की। वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था संजय शर्मा, वो घर जमाई के रूप में इनके यहाँ रहने लगा। कुछ दिनों तक वो बड़ा शांत रहता था, और उस व्यक्ति ने जब इनकी ये हालत देखी कि इनको घर में थोड़ा परेशान सा किया जाता है, वो थोड़ी इनके नज़दीक आकर इनसे थोड़ा इमोशनली अटैच होने की कोशिश करने लगा, और बात बात में इनको वो थोड़ा सांत्वना सी भी देता था। इनको ऐसा दिखाता था कि उसका नेचर बड़ा हेल्पिंग नेचर है, और धीरे धीरे ये उनके विश्वास में आने लगी। फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने इनको ऐसा भरना सा स्टार्ट किया कि जब तक तुम इस घर में रहोगी तो तुम अपना खुद का कभी कुछ नहीं कर पाओगी, ना तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर केवल तुम्हारा सोसाइटी होना है, तो तुम एक काम करो, इस घर से भाग जाओ। ऐसा कर कर के बार बार इसको क्या कहते हैं, इसको ऐसा भरता रहता था। अच्छा, इनका भी कोई विश्वसनीय नहीं था। हाँ, इसी दौरान इनकी नानी की भी डेथ हो गई, तो ये बिल्कुल अकेली हो गई। फिर क्या हुआ कि जब ये व्यक्ति इनको थोड़ा ऐसा भरता रहता था, अच्छा ये भी थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब सी रहती, तो इनको भी लगता था कि मैं अपनी बातें किसी से शेयर करूं, तो ये भी अपनी बातें इनसे शेयर करने लगी, थोड़ा इनके विश्वास में आने लगी, और धीरे धीरे इनका थोड़ा विश्वास इनके प्रति बढ़ने लगा। तब इस व्यक्ति ने इनको घर से भगाने की प्लानिंग की, और इनको कहा कि मेरा एक शहर में एक फ्लैट है, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ाम कर दूँगा। और कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि मुझे इस घर से जाना है, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जॉब के सिलसिले में घर से, और ये घर से बिना बताए हुए कि ये कहाँ गई, ये वहाँ से चली गई। और उस व्यक्ति के जो संजय शर्मा था जिसने इनकी मौसी से शादी की हुई थी, उस व्यक्ति ने एक फ्लैट पहले से ले रखा था जो कि इनकी मौसी की जानकारी में नहीं था। वहाँ पर उन्होंने इन मंजीत कौर को वहाँ पर आश्रय दिया, और धीरे धीरे उन्होंने इसको अपने प्यार के जाल में, अपने प्रेम के जाल में फंसाना स्टार्ट कर दिया। चूँकि ये बड़ी सीधी सादी इनोसेंट थी, इनको सही गलत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बचपन से भी इनको थोड़ा घर वालों से भी प्रेम नहीं मिला, तो कोई भी इनसे अच्छी बातें करने लगता था, तो ये थोड़ा अपनी उनसे एक जुड़ सी जाती थी। कुछ दिन बाद उसी व्यक्ति ने इनसे शादी भी कर ली, और ये इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। वो व्यक्ति जो करता था वो ये वही करने लगी। इन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। और इनको हमेशा वो कहता था कि ये बात किसी को बताना नहीं, और चोरी छुपे इन्होंने इनसे शादी कर ली। एक तो इन्होंने इनकी मौसी से शादी की, दूसरा इन्होंने इनसे भी शादी कर ली। शादी करने के कुछ ही दिन बाद वो अपने रंग में आने लगा। वो ड्रिंक वगैरह भी करता था, ड्रिंक वगैरह करके आता वो, और इनसे मारपीट भी करता, इनको यूज भी करता। जबकि ये उनसे इनकी पूरी तरह सेवा करती, इनके कपड़े साफ़ करती, इनका जो भी घर का काम है, खाने पीने का बहुत ध्यान देती थी, और घर की पूरी सफाई करती। घर से इनका आना जाना बंद करवा दिया, और ये सिलसिला करीबन 1 साल तक चलता रहा। और इनकी माँ ने जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो शुरू में तो इन्होंने बताया कि मैं अभी थोड़ा घर से बाहर हूँ, तैयारी कर रही हूँ, अपनी जॉब की तैयारी कर रही हूँ। तो शुरू में इनकी माँ को कोई बात पता नहीं चल पाई। कुछ दिन बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई, तब इनके ये जो हस्बैंड हैं संजय शर्मा, ये व्यक्ति एक बार रात में नशे में धुत होकर नशे की हालत में इनके पास आए, और इन्होंने इनसे कहा
कि जब मैं पहली बार इस घर में आया था तभी मैंने उस दिन ये प्लानिंग की थी कि मैं तुझे उस घर से बाहर कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस घर को कब्जा करना है। मतलब इन्होंने इनकी मौसी से इसलिए शादी की थी क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी में और घर में इनकी पहले से नज़र थी, क्योंकि इनके नाना थोड़ा पैसे वाले थे। जैसे ही इन्होंने इस बात को सुना तो इनका एकदम से इनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ होश सा आया, और उन्होंने जब ये सुना कि इन्होंने इस कारण से मुझसे इस कारण से मुझे घर के बाहर के मतलब एक प्री प्लान्ड के तहत ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना है, और उसी क्षण इन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। इन्होंने सीधा उस फ्लैट से निकल के, हालांकि इस व्यक्ति ने विरोध किया, इनके साथ मारपीट भी की, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस घर से बाहर निकल आई। सीधा अपने माँ के पास पहुँची और अपनी माँ को ये सारी बातें इन्होंने बताई। लेकिन इससे पहले उस व्यक्ति ने इनकी मौसी से एक झूठी कहानी बना दिया कि इस लड़की ने ही मुझे प्रेम के जाल में फंसा, और इससे पहले कि ये घर में जाती इनकी मौसी ने इनकी माँ से सब कुछ बता दिया। इनकी माँ इस समय भी अपनी बहन यानी इनकी मौसी यानी अपनी बहन का ही विश्वास मान रही थी, और फिर से इसको ही उल्टा सीधा कहा। और जब इन्होंने माँ का ये रिएक्शन देखा तो ये बिल्कुल टूट चुकी थी। अब इनको लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और काफ़ी सुसाइडल थॉट्स भी इनके मन में आने लगे। लेकिन पता नहीं कोई शक्ति थी जो इनकी रक्षा कर रही थी। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने सबसे पहले अपना वो एवोशन वगैरह कराया। और इसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी घटना हुई, फिर से ये अपनी माँ के यहाँ रहने लगी, और फिर ये धीरे धीरे डिप्रेशंस में जाने लगी। डिप्रेशंस में जाने करीबन 6 महीने तक इनकी यही कंडीशन रही। ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई, लेकिन इसके बाद फिर इनके अंदर से कुछ आत्मबल सा जगा, और उन्होंने कहा कि ऐसे तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मुझे अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करनी। और फिर इन्होंने इनके घर के पास में एक ब्रह्म कुमारी संस्था, एक आश्रम था, वहाँ पर इन्होंने जाना आना स्टार्ट किया। इस बात में इनकी माँ ने फिर से घर में कलेश वगैरह करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि ये घर से बाहर निकल जाए। तो अच्छा, उनकी माँ के लिए क्या था कि ये अपने घर का सारा काम वाम करती थी, तो उनकी माँ के लिए ये केवल इनकी एक इज्जत, एक नौकर जैसी थी कि मतलब अगर ये चली जाएगी घर से तो घर का काम कौन करेगा, और सब कुछ काम ये ही घर का करती थी। खाना बनाना, घर की सफाई, इवन माँ के कपड़े धोना, माँ को नहलाना, सब कुछ करती थी। जबकि इनकी माँ मतलब उनके हाथ पांव चलते थे, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि इनकी माँ ने कलेश करना स्टार्ट कर दिया, और उनका वो आश्रम भी छुड़वा दिया। फिर इन्होंने ऑनलाइन रेकी हीलिंग का कोई कोर्स किया, और अपनी खुद की इन्होंने हीलिंग की। और इसके साथ साथ ये दूसरे जो भी क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति इनसे हीलिंग कराने, इनसे संपर्क करते थे, उसकी भी हीलिंग करती थी, जिससे इनकी थोड़ा बहुत अर्निंग भी होने लगी। हालांकि जो भी अर्निंग होती थी वो इनकी माँ ही आधे से ज़्यादा उस पैसे को यूज करती थी। फिर कुछ समय बाद इनकी किस्मत फिर से इनको उस व्यक्ति के सामने ले जा कर के खड़ा कर देती है। इनकी माँ ने एक फ्लैट खरीदा, और वो फ्लैट वही था, उसी सोसाइटी में था, और उसी फ्लैट के नीचे था जहाँ पर उनको उस व्यक्ति संजय शर्मा ने आश्रय दिया, जहाँ पर उनके साथ ये करीबन 1 साल तक रहीं। उसी फ्लैट के नीचे अब इनकी माँ ने एक फ्लैट खरीदा, और वहाँ पर ये रहने लगी। हालांकि इनके जो अन्य भाई बहन थे वहाँ उन्होंने उस जगह पर रहने के लिए मना कर दिया। तो ये अपनी माँ के साथ इनकी माँ इनको लेके गई। अच्छा, इनकी माँ जो भी इनसे कहती थी तो ये बहुत ज़्यादा उनसे ना नहीं कर पाती थी, जबकि ये सब कुछ जानती थी और अपनी माँ की सेवा करती थी। और इनकी माँ इतनी सेवा करने के बावजूद भी इनकी बाहर जाके निंदा ही करती थी, और ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी।
इन्होंने हमसे बताया कि जैसे कि प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि जब कोई आपकी निंदा करता है तो आपके कर्म काट रहा होता है। तो इन्होंने सोचा कि चलो इस बहाने मेरे कर्म कट रहे हैं और मैं अपनी माँ की जो भी सेवा कर रही हूँ, इनका कहना ये था कि मैं कोई भी अपनी माँ के साथ कर्म शेष नहीं रखना चाहती, मैं इसी जन्म में ये अकाउंट क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए ये अपनी माँ के साथ में रह रही थी। और बार बार चूंकि इस व्यक्ति के पास में ही अब इनको फ्लैट, तो बार बार उस व्यक्ति को देखना, और जितनी बार ये उस व्यक्ति को देखती थी उनके मन में फिर से वो घटना बार बार रिवाइज होने लगती थी और बार बार इनको दुख होता था। तो एक क्वेश्चन इनका ये भी था कि इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया और इस व्यक्ति से मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इस व्यक्ति से मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है, इसने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की, मुझे धोखा क्यों दिया, और ये व्यक्ति बार बार मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक बात और बताई कि इनकी माँ ने कभी भी इनकी शादी नहीं होने दी। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता था और कुछ दिन बाद उनकी माँ उनसे बात करती थी और वो रिश्ते वाले खुद ही इनसे मना कर देते थे। इनकी माँ का ऐसा मानना ये था कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, एक फ्री का नौकर जैसे चला जाएगा, ऐसी इनकी धारणा थी। तो कभी भी इनकी माँ ने शादी नहीं होने दी। एक कोई व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली इनको बहुत पसंद करती थी और उनके तरफ से एक प्रपोज़ल आया था इनके पास कि अगर आप हाँ कर दें तो हम अपने बेटे की शादी, और बेटा भी शायद इनको पसंद करता था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने इनके सामने प्रपोज़ल लगा कि अगर आप हाँ कर दें तो हम अपने बेटे से आपकी शादी कर देंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपनी माँ की मर्जी के बिना शादी ना करने का फैसला लिया। एक बार इनका कहीं एक जगह जैसे रोका भी हो गया था, तो वहाँ पर भी इनकी माँ ने उस बच्चे से कुछ कहा और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। तो कभी भी इनकी माँ ने इनकी शादी नहीं होने दिया। तो एक क्वेश्चन इनका ये भी था कि इनकी माँ से मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है और क्यों इन्होंने बचपन से मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया। हमारे घर का पैसा अपनी बहन के बेटों पर या इनके अन्य बेटों पर खर्च करती रही, लेकिन मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया और मेरी शादी भी नहीं होनी थी। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो पवन शर्मा है उस व्यक्ति से इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है, उन्होंने इनसे क्यों झूठ बोलकर शादी किया और फिर वो व्यक्ति बार बार इनके जीवन में क्यों आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इनकी माँ ने शादी इनकी क्यों नहीं होने दी और इनकी माँ से भी इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है, इनको पैसे रुपए के लिए इतना ज़्यादा क्यों प्रताड़ित किया और बचपन से इनके साथ मारपीट करना, इनकी निंदा करना, घर का सारा काम देना, गालियाँ देना, ये सब इनकी माँ इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक क्वेश्चन और था इनके साथ कि ये जानना चाहती थी कि अभी मुझे माँ के पास ही रहना है या मुझे सेंटर जाना है, ब्रह्म कुमारी सेंटर चले जाना है। एक क्वेश्चन और ये था कि क्यों किसी रिश्ते ने मेरी इज्जत नहीं की, तो ये भी ये जानना चाहती थी। और एक क्वेश्चन और जानना चाहती थी क्या मेरे ऊपर भी किसी ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट रहा है। तो अपने इन क्वेश्चंस के साथ हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया और अपने रिग्रेशंस के द्वारा इन्होंने अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब इनको मिले। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने इस रिग्रेशंस में क्या देखा। जैसे ही हमने इनको इनकी पास्ट लाइफ में भेजा, पहला सीन ये देखती हैं कि ये एक किसी झोपड़ी के अंदर, जिसमें कच्ची फर्श है, मिट्टी से लिपी हुई, अपने आप को 30 से 32 साल के रूप में काले रंग की घाघरा और चोली पहने हुए एक महिला के रूप में ये अपने आप को देखती हैं। ये देखती हैं घर के अंदर एक चारपाई है, एक साइड में चूल्हा है, थोड़े से बर्तन हैं और एक मटका रखा हुआ है। घर के अंदर इनको एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 72 साल है, उनको वो देखती हैं।
जब हम इनसे पूछते हैं कि ये व्यक्ति आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, तो उस व्यक्ति को वो अपने उस जीवन के पिता के रूप में देखती हैं। ये देखती हैं कि वो व्यक्ति बीमार है, खांस रहे हैं। आगे ये देखती हैं कि वो उनके लिए एक वैद्य के पास, जिनका नाम है हरि, उसके पास से दवा लेने गई हैं। दवा लेने के बाद ये आती हैं और अपने पिता को दवा देती हैं। जब हमने इनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने बताया राम। जब हमने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया चंदा। आगे ये देखती हैं कि कुछ समय बाद इनके पिता की डेथ हो जाती है। हम इनसे पूछते हैं कि आपके घर में आपके पिता के अलावा और कोई नहीं रहता। तब इनको याद आता है कि इनकी माँ, जो काफ़ी पहले जब ये 6 से 7 साल की उम्र में थी, तब ये घर छोड़ के चली गई थी। इनका एक छोटा भाई भी था जो उस समय माँ की गोद में था। तब हम इनसे पूछते हैं कि माँ किस लिए घर छोड़ के चली गई थी, तो इन्होंने बताया, इनको ऐसी मेमोरी सी आई कि घर में पैसे की कमी थी, तो पैसे की कमी के कारण इनकी माँ छोटे बच्चे को लेकर, यानी इनके भाई को लेकर घर छोड़कर चली गई। अब हमने इनसे पूछा कि अब आप क्या करती हो, घर का खर्चा कैसे चलता है, तो ये बताती हैं कि ये एक नौटंकी में काम करने लगी हैं और ये गाना गाती हैं, जिससे इनका गुजारा चलता है। नौटंकी में इन्होंने देखा कि 10 लोग हैं वहाँ, जिसमें 4 से 5 महिला हैं, बाकी पुरुष हैं। हम उसमें देखते हैं कि इनसे पूछते हैं कि उसमें कौन कौन महिला है, तो इनको एक महिला दिखती हैं जो करीबन 50 साल की एज है, जिसका नाम है दुर्गा। हम पूछते हैं कि उनके साथ आपका कैसा व्यवहार था, तो वो कहती हैं कि वो महिला इनको पसंद नहीं करती। हम पूछते हैं क्यों नहीं पसंद करती, तो ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छा गाना गाती थी, इसलिए शायद वो इनसे जेलस करती हैं। फिर इनको दिखा कि उसमें एक और लड़का था जिसका नाम था गोपाल, जिसकी उम्र 14 साल थी। एक लड़की थी 12 साल की, जिसका नाम था चंपा, और एक और लड़की थी जिसका नाम था 16 साल की लड़की थी, जिसका नाम था चांदनी। फिर ये बताती हैं कि उसमें एक व्यक्ति था जो ढोलक बजाने का काम करता था। उस व्यक्ति का नाम था शेरू। हम इनसे पूछते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति कैसा था, तो ये बताते हैं कि वो व्यक्ति अक्सर इनके साथ छेड़खानी करता रहता था, इनका हाथ पकड़ के मोड़ता था, इन पर वो गंदी नज़र रखता था। इस बात की शिकायत इन्होंने, वो जो एक महिला थी जिसका नाम था दुर्गा, उससे इन्होंने शिकायत भी किया, लेकिन वो जो दुर्गा थी वो इनमें ही कुछ कमी निकालती थी कि तुझ में ही कुछ कमी है। वो इनसे ज्वेलर्स भी रखती थी। जब हम इनको कहते हैं कि ठीक है, अब उस जीवन की किसी अन्य मुख्य घटना को देखो जिसका संबंध आपके इस जीवन से है, तब ये देखती हैं कि अब इनकी आयु 35 साल है। ये देखती हैं कि ये जंगल में बहुत तेज़ भागती हुई जा रही हैं और पीछे वह व्यक्ति जिसका नाम था शेरू, वो भी उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। उस समय उसकी एज 42 वर्ष थी। तो हम पूछते हैं कि आप भाग क्यों रही है, तो ये बताती हैं कि वो जो व्यक्ति था शेरू, वो अक्सर इनके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करता था और इस समय मौके की तलाश पाकर वो इनके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है। ये देखती कि इनका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, इनके पैर से खून निकलने लगता है, इनके पैर के अंगूठे से, और वो व्यक्ति मौके की तलाश लेकर इनके साथ ज़बरदस्ती करता है और इनको बहुत बुरा फील हो रहा है। उस घटना के बाद ये उस व्यक्ति के मुंह में थूक भी देती हैं, जिससे वो व्यक्ति इनके साथ मारपीट भी करता है। इसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। ये बताती हैं कि वो व्यक्ति अक्सर ड्रिंक वगैरह करता था। फिर ये देखती हैं कि निराश होकर एक नदी के किनारे जाकर खड़ी हो गई हैं और ये सोचती हैं कि मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, पिताजी भी चले गए छोड़ के, मेरा इस जीवन में कोई नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब चीज़ हो रहा है। और ये अंत में उस नदी में कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। फिर ये देखती हैं कि जब ये सुसाइड कर लेती हैं तो इनकी शोल शरीर से बाहर निकल आती है और उनके उस जीवन के पिता ही इनकी शोल को लेने आते हैं। तब हम इनसे पूछते हैं कि
ये कौन सा स्थान था, तो इन्होंने बताया कि इस स्थान ये गोपालपुरा है, जो यूपी आगरा के आसपास का कोई स्थान है। जब इनसे समय पूछते हैं तो ये बताते हैं 1836। अब यहाँ पर इन्होंने जिन भी व्यक्तियों को इस पास्ट लाइफ में देखा था, वो इन सभी व्यक्तियों को इस लाइफ में पहचान लेती हैं। सबसे पहले इनको एक बूढ़े पिता दिखे थे, उनको वो अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखती हैं। इनको एक माँ दिखी थी और उनको अपना एक भाई भी दिखा था। तो इनको जो माँ दिखी थी, जो बचपन में इनको छोड़ के चली गई थी, उसको वो अपने इस जीवन की माँ के रूप में देखती हैं। और जो छोटा भाई दिखा था, उसको भी वो अपने इस जीवन के भाई के रूप में ही देखती हैं। इनको जो एक ये नौटंकी में काम करने लगी थी, तो उसमें नौटंकी के जो सदस्य थे, उसमें इनको एक करीबन 50 साल की एक महिला दिखती है, जो मंजीरा बजाती थी, जिसका नाम था दुर्गा। उसको वो अपने इस जीवन के छोटी मौसी, मनीषा मौसी के रूप में उसको वो पहचानती हैं। वही मौसी जिन्होंने इनको इस जीवन में सबसे ज़्यादा बदनाम किया, और उस जीवन में भी उनसे ज्वेलर्स रखती थी। ज्वेलर्स का एक कारण और है, वो आगे जाके मालूम चलेगा। एक लड़का दिखा था गोपाल, 14 साल का, जिससे उनके थोड़ा अच्छे संबंध थे, वो उनकी हेल्प भी करता था। उस व्यक्ति को उन्होंने अपने स्कूल के उस टीचर्स के रूप में देखा, जिसके लिए इनकी मौसी और उनके हस्बैंड ने इनको बदनाम किया था कि इससे इनका अफेयर है। इनको एक और लड़की दिखी 12 साल की, जिसका नाम था चंपा। उसको अपनी इन्होंने बड़ी मौसी के रूप में दिखा। उनको एक 16 साल की लड़की दिखी थी, जिसका नाम था चांदनी। उसको भी इन्होंने अपनी इस जीवन की छोटी बहन के रूप में देखा। उनको एक व्यक्ति दिखा था, जिसका नाम था शेरू, जो उनके ऊपर गंदी नज़र रखता था और अक्सर इनके साथ जो ज़बरदस्ती करता था, जिसके कारण से उन्होंने इस लाइफ में सुसाइड भी कर ली थी। तो जहाँ तक आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी इस लाइफ के उस लड़के, जिसका नाम था संजय शर्मा, अपनी मौसी के हस्बैंड, और जिसने बाद में इनसे भी शादी कर ली थी, उस व्यक्ति के रूप में इन्होंने देखा। यहाँ पर एक चीज़ इनको और भी मालूम चली कि उस लाइफ में जो वो महिला थी दुर्गा, वो इस संजय शर्मा उसके साथ भी इसका कुछ अफेयर जैसा था। और जब ये शिकायत लेके गई थी कि वो उनके साथ कुछ ज़बरदस्त, शायद ये उनको पसंद करती थी, लेकिन वो व्यक्ति उस लाइफ में भी अय्याश टाइप का था। तो जब ये इनके पास शिकायत लेने गई, तो इन्होंने इस लेडीज़ ने इनके चरित्र में ही कुछ कमी बताई कि तुझमें ही कुछ कमी है। तो यहाँ पर ये समझ में आया था कि पिछले लाइफ में भी इन दोनों का आपस में कुछ अफेयर जैसा था एक दूसरे को, शायद। हालांकि ये महिला ही इनको पसंद करती थी, जबकि वो जो व्यक्ति था वो तो वैसे भी थोड़ा अय्याश टाइप का था। तो यहाँ पर इनको इस जीवन के सारे व्यक्ति जो दिखे थे, वो सब इन्होंने पहचान लिया। फिर हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। स्पिरिट गाइड के रूप में इन्होंने भगवान श्री कृष्णा को देखा, और कृष्ण को देखते ही ये भावुक हो उठी और रोने भी लगी। फिर हमने इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछवाया कि इनसे पूछिए कि आपका इस लाइफ का लेसन क्या था। तो इन्होंने बताया कि इस लाइफ का लेसन था करेज सीखना, हिम्मत को धारण करना, जीवन में हिम्मत से काम लेना। फिर हमने इनके द्वारा एक क्वेश्चन और पूछवाया कि इस लाइफ में भी इन सब लोगों ने इनके साथ ऐसा किया, और अभी जो लाइफ देखी है उसमें भी इन्होंने इनके साथ ऐसा किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा कि एक लाइफ और पीछे जाओ, और इसके बाद फिर ये एक दूसरी लाइफ में चली जाती है। ये अपने आप को 26 ईयर ओल्ड एक प्रिंसेस के रूप में देखती हैं, जिसका नाम था लुइस, जिसने वाइट कलर का गाउन पहन रखा है। ये अपनी एक मदर, जिनका नाम था फ्यूरी, और अपने एक फादर, जिनका नाम था थॉमस, उनको भी देखती हैं।
जब हम इनसे पूछते हैं कि आपके मदर फादर से आपके कैसे संबंध थे, तो ये बताती हैं कि इनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। फिर हम इनको थोड़ा और आगे देखने को कहते हैं, तो ये देखती हैं कि मेरी शादी हो रही है। एक व्यक्ति इनको दिखता है जिसकी एज 36 ईयर्स है, उसका नाम है हैरी, जिससे इनकी शादी हो रही है। तो हम पूछते हैं कि क्या वो कहीं का प्रिंस है, राजकुमार है, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, वो कहीं का प्रिंस नहीं है, वो हमारे ही मंत्री जिसका नाम था चार्ल्स, उसका लड़का है। तो हमने इनसे पूछा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है, तो इसने बताया कि नहीं, हमारी लव मैरिज हुई है। तो हमने कहा कि देखिए, सीधा उस घटना में पहुंचिए जब आपका इससे लव अफेयर चल रहा था, पहली मुलाकात को देखिए। तो ये अपने आप को एक गार्डन में देखती हैं। ये देखती हैं कि ये अपनी बहुत सारी महिला मित्रों के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में जा रही हैं, और ऊपर से एक लड़का जिसका नाम है हैरी, वो उनके ऊपर ऐसा फूल सा फेंकता है। ये उनको देखती हैं और मुस्कुरा के चली जाती हैं। फिर ये देखती हैं कि अक्सर उस लड़के के साथ इनका मिलना जुलना बढ़ जाता है, और फिर एक दिन वो लड़का इनको शादी के लिए प्रपोज करता है। जब ये बात अपने मदर और फादर से कहते हैं तो शुरू में वो तैयार नहीं होते, लेकिन चूँकि ये अपने पिता की इकलौती पुत्री थी, इसलिए वो उनकी जिद के सामने उस शर्त को मान लेते हैं और शादी के लिए तैयार रहते हैं। फिर इनकी शादी उस व्यक्ति से जिसका नाम था हैरी, उससे हो जाती है। कुछ समय बाद ये देखती हैं कि जब इनकी शादी हो जाती है तो वो जो उनका हस्बैंड था हैरी, वो थोड़ा अय्याश टाइप का हो जाता है, और एक समय के बाद वो उनके फादर को मरवा देता है और पूरे राज को टेक ओवर कर लेता है। फिर इनको मालूम होता है कि इनके जो मंत्री थे, उनकी ही ऐसी चाल थी, इनके मंत्री और इनके हस्बैंड, उन दोनों की ऐसी चाल थी कि उन्होंने इस राज्य को टेक ओवर करने के लिए या हथियाने के लिए ही इनसे लव मैरिज की थी, और वो इनको और इनकी माँ को भी बंदी बना लेता है। ये देखती हैं कि ये कुछ दिन तक बंदी बनी रहती हैं, लेकिन उसके बाद ये मौका पाकर अपने हस्बैंड को मार देती हैं। तो हमने कहा, आप तो बंदी जेल में थी, फिर कैसे मार देती हैं? तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन, जो वहाँ का सिपाही है, उन्होंने इनकी हेल्प की, जिसकी मदद के कारण ये वहाँ से छूट जाती हैं, और एक तलवार जैसा पाकर ये अपने हस्बैंड को मार देती हैं, और फिर से उस राज्य को ये हथिया लेती हैं। फिर कुछ दिन बाद देखती हैं कि वहाँ पर एक दूसरा राज्य, दूसरे जगह के राजा वहाँ पर हमला कर देते हैं, और इसके बाद उस हमले में, उस युद्ध में इनकी भी जान चली जाती है। एक खंजर जैसा कुछ इनको लग जाता है। फिर अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा स्थान है, तो ये बोलती हैं कि ये ब्रिटेन एब्रॉड है, और ये समय कौन सा है, तो ये बोलती हैं कि 1719 का ये समय चल रहा है। इसके बाद इनको जो भी इस लाइफ में व्यक्ति दिखते हैं, ये सबको पहचान जाती हैं। सबसे पहले ये अपनी मदर, जिनका नाम था फ्यूरी, उसको ये अपनी इस जीवन की नानी के रूप में देखती हैं। अपने फादर थॉमस को ये अपने इस जीवन के नाना के रूप में देखते हैं। अपने हस्बैंड हैरी को इस जीवन में उस व्यक्ति जिसका नाम था संजय शर्मा, उसके रूप में देखते हैं। और वो जो मंत्री दिखा था, जिसका ये लड़का था, उसको वो अपने इस जीवन में नहीं पहचान पाती। एक व्यक्ति है जो सिपाही जिसने इनकी हेल्प की थी, उसको इन्होंने उस शिक्षक के रूप में, उस टीचर के रूप में देखा, उन सर के रूप में देखा, जिनके साथ इनका अफेयर की अफवाह उड़ाई गई थी। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये जो इनके हस्बैंड को मरवाने में उस सिपाही का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए इस लाइफ में भी इनके सर के साथ इनको बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसमें से इनके हस्बैंड का भी अहम भूमिका थी। और अब हम फिर से इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। स्पिरिट गाइड से इनके द्वारा हम पूछवाते हैं कि
इस लाइफ में भी जो उनके हस्बैंड का स्वभाव था वो इस लाइफ के इनके हस्बैंड के स्वभाव से काफ़ी मैच खा रहा है, क्योंकि इस लाइफ में भी इनके हस्बैंड ने इनके नाना की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, उसमें कब्जा करने के लिए इनकी मौसी से शादी किया और इनको उस घर से दूर करने के लिए भी उसने साजिश रची। इस लाइफ जो इन्होंने अभी देखा उसमें भी इन्होंने देखा कि इनके पिता जो कि इस लाइफ में इनके नाना हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए इन्होंने इनसे शादी किया और फिर उनको मरवा भी दिया और यहाँ पर इनको भी सैदबंदी बना लिया, लेकिन अपने उस सिपाही के साथ इन्होंने फिर से उस महल को दोबारा से कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर हम इनके द्वारा एक क्वेश्चंस भगवान श्री कृष्ण से पूछवाते हैं, क्या इनका और भी पहले का कोई कार्मिक अकाउंट है जब इनके द्वारा इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे इनको बार बार ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब इन्होंने कोई ऐसी गलती की थी अपने इस आज के हस्बैंड के साथ में, तब इनको कृष्ण जी एक और पास लाइफ में भेज देते हैं। अब ये अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं। इनका नाम था दामोदर। ये देखते हैं कि ये काफ़ी मोटे हैं और ये काफ़ी अय्यास टाइप के हैं, इनको शराब पीने की काफ़ी लत है। इनकी एक रानी है जिसका नाम है रूपवती, जिसको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, उसको मारते पीटते भी हैं। एक बच्चा भी इनको दिखाई देता है जो 7 साल का है, जिसका नाम है वीर। ये देखते हैं कि अपनी अपनी पत्नी को काफ़ी मारते पीटते थे, तो हम इनसे पूछते हैं कि आप अपनी पत्नी को क्यों मारते हैं। तो ये बोलते हैं कि मुझे अहंकार है अपने मर्द होने का, और इस कारण से ये अपनी पत्नी को मारते थे, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि पत्नियां महिला तो कमज़ोर होती हैं, इसलिए ये उनको मारते थे। ये देखते हैं कि एक बार ये अपनी पत्नी को मार रहे होते हैं, तभी इनका बेटा जो उस समय 15 साल का हो गया होता है, इनके ऊपर हाथ उठा देता है, जिस बात से काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उस दिन ये अपनी पत्नी और उस बच्चे को उस महल से निकाल देते हैं, उस जगह से निकाल देते हैं और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी और इनके बच्चे कभी इनको जीवन में नहीं मिले। इन्होंने खबर करने की भी कोशिश नहीं की, उनके पता करने की वो कहाँ हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या किस साल में, कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने देखा कि ये सारी उम्र नशा करते रहे, दारू पीते रहे और 50 साल की एज में इनके फेफड़े खराब हो जाने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। अब इनको जो पत्नी दिखी थी उसको वो अपने इस जीवन के उस व्यक्ति जिसका नाम है संजय शर्मा, उसके रूप में पहचानते हैं, और इनको जो बालक दिखा था जिसका नाम था वीर, उस व्यक्ति को ये अपने इस जीवन की माँ के रूप में पहचानते हैं। यहाँ पर समझ में आता है कि वो जो व्यक्ति है जो इस लाइफ में भी अय्यास है, इसके पहली लाइफ में भी जो इनका पति के रूप में आया था, उस लाइफ में भी वो अय्यास दिखा था। तो उस व्यक्ति की सोल ने ऐसा रोल इसलिए चुना क्योंकि इन्होंने एक समय अय्यासी के कारण उनको छोड़ दिया था, तो उस सोल ने इनको ये दिखाने के लिए कि देखो अय्यासी का क्या मज़ा होता है और इसकी पत्नी को कैसा दर्द होता है, इसलिए दोनों का रोल चेंज हो गया और यहाँ पर इन्होंने ऐसा रोल इनको दिखा दिया। उस लाइफ में चूँकि इन्होंने उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया था, इस लाइफ में इसलिए जो पिछली लाइफ दिखी, इसलिए उन्होंने इस लाइफ में इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया और इस लाइफ में भी, अभी की लाइफ में भी उन्होंने कब्जा करने के लिए ही उनको अपने नाना नानी के घर से इनको निकलवाने का पूरा प्रयास किया। एक चीज़ जो इनको बालक दिखा था वो अपनी माँ के रूप में दिखा था और उस बालक को भी इन्होंने प्रॉपर्टी से अलग कर दिया था। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि इस लाइफ में जैसे उनकी माँ उनसे पैसा खींचने का प्रयास करती हैं और कभी उनका साथ नहीं दिया था,
तो इसलिए इस लाइफ में उनकी माँ पैसा खींचने का प्रयास करती हैं और उनको भी अकेले रखने की, यानी कि उनकी भी शादी नहीं होने दिया, क्योंकि जिस तरह वो लोग अकेले दर दर की ठोकरें खाते रहे, इस तरह वो इस लाइफ में उनके साथ ऐसा रोल अदा कर रहे हैं कि ये भी अकेले रहें और दर दर की ठोकरें खाएं। तो यहाँ पर इनका जो रूट कॉज था इनकी माँ के साथ और अपने पति के साथ, वो समझ में आया। एक चीज़ और है, इन्होंने बताया था मुझसे शुरू में कि जब ये अपनी माँ से इस बात को कहते हैं तो इनकी माँ हमेशा उस व्यक्ति का ही सपोर्ट लेते हैं, उस व्यक्ति जो संजय शर्मा है, जो इनके हस्बैंड थे। तो यहाँ पर ये समझ में आता है, चूँकि एक लाइफ में वो माँ और बेटे थे, इसलिए ही वो उनका सपोर्ट करती थी, क्योंकि उनके अचेतन मन को तो मालूम ही था ना कि उनके साथ भी उनके माँ बेटे का संबंध रहा, तो वो माँ बेटे की ममता आज भी ट्रिगर कर रही थी, इसलिए वो उनका सपोर्ट करती थी हमेशा। अब हम इनको फिर से इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं और इनसे गाइडेंस मांगते हैं। तो इनके स्पिरिट गाइड इनसे कहते हैं कि आपने अपनी सोल ग्रोथ के लिए इस सफरिंग को चुना है। उन्होंने बताया कि आपको इनके साथ ही रहना है, यानी अपनी माँ के साथ ही रहना है। इनका एक क्वेश्चन ये भी था, क्या मुझे अपनी माँ के साथ रहना है या ब्रह्म कुमारी आश्रम में चले जाना है। तो स्पिरिट गाइड ने साफ साफ कहा कि आपको अपनी माँ के साथ में ही रहना, और इस भोगना को भोगते हुए ही इनका मोक्ष का मार्ग खुलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि इनको उनके साथ में रहना है, और दूसरा चीज़ कि अब उनको स्पिरिट गाइड ने बता दिया, तो यहाँ पर उनको ये चीज़ महसूस हो रही थी कि अब उनका जो पति जो उनको बार बार दिख रहा था, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनकी लाइफ में नहीं पड़ने वाला। एक चीज़ और पूछा हमने स्पिरिट गाइड से, क्या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है। तो स्पिरिट गाइड ने कहा हाँ, उसी व्यक्ति ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है। तो हमने पूछा इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि आपको फॉरगिव करना है, उनको माफ़ करना है और नाम जप का अभ्यास करना है, जिससे वो ब्लैक मैजिक कट जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपनी तरफ से कहा कि आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और आप द्वापर युग में मेरी सखी थी। तो जब उन्होंने ये कहा तो हमने उनसे परमिशन मांगा, क्या हम इस लाइफ को देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, और इसके बाद फिर वो सीधा द्वापर युग में पहुंच गई। अब वो अपने आप को एक गोपी के रूप में देखती हैं, जिन्होंने लहंगा चोली पहन रखा है। ये देखती हैं कि इनके साथ और भी बहुत सारी सखियां हैं, जो नदी से मटके में पानी भर के ला रही हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो ये अपना नाम बताती हैं मधु। हम इनसे पूछते हैं कि आपके साथ कितनी सखियां हैं, तो ये बताती हैं बहुत सारी सखियां हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि कुछ लोगों का नाम बताओ, जिसमें से वो कुछ नाम बताती हैं। एक सखी का नाम था किरण, एक का नाम था सुरभि, एक का नाम था रेखा, एक का नाम था गायत्री, एक का नाम था कुसुम। और भी बहुत सारी सखियां थी, लेकिन फिर हमने ज़्यादा नहीं पूछा। तो हमने इनसे पूछा, क्या ये जो सखियां हैं, इनको ये इस लाइफ में भी आपको किसी संबंध में नज़र आ रही हैं। तो इन्होंने बताया कि जो किरण है, उनका नाम इस लाइफ में तारा है, और वो उनकी इस लाइफ में जहाँ पर उन्होंने ये रेकी हीलिंग का कोर्स सीखा था, उसकी एक साथी के रूप में, मतलब इनके साथ में वो भी रेकी हीलिंग का कोर्स कर रही थी। एक जो सखी इनको रेखा के रूप में नज़र आई, वो उनको इस लाइफ के कॉलेज फ्रेंड के रूप में नज़र आई। एक सखी जो गायत्री दिख रही थी, वो भी उनको रेकी हीलिंग की एक बैचमेट के रूप में दिखी। एक सखी सुरभि जो इनको दिखी, वो उनको एक आकाशिक हीलर के रूप में दिखी, जिन्होंने इनका एक आकाशिक रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया भी था उनको कि आप कृष्ण द्वापर युग में एक गोपी रह चुकी हैं। तो ये भी इनको यहाँ पर क्लियर हो गया। और इनको एक सखी और दिखी थी कुसुम, जिसको वो अपने इस लाइफ में नहीं पहचान पाए। आगे इन्होंने देखा कि इनकी आयु 16 वर्ष है। ये मटकी यमुना नदी से पानी भर के ला रही हैं,
और इनको कृष्ण भगवान जो इनसे एज से काफ़ी छोटे थे, उन्होंने बताया कि ये वो 9 साल के थे, जिनके घुंघराले बाल थे, जिन्होंने पीले रंग की धोती पहन रखी है, उनका बड़ा सांवला सा चमकदार फेस था और उन्होंने एक दुपट्टा जैसा कुछ डाल रखा है। उन्होंने कुछ सखियों की मटकी फोड़ दी है, जिसमें से इन्होंने इनकी मटकी नहीं फोड़ी है। तो ये सीन उन्होंने देखा और इसके बाद फिर उन्होंने बताया, उनको फिर अगला सीन देखने लगा कि कृष्ण मत चले गए हैं और इन्होंने देखा कि इन्होंने कभी शादी नहीं की है, इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया है और मस्तक में टीका लगाकर ये हरे कृष्णा श्री हरि का जाप करने लगी हैं और इनके साथ इनकी माँ भी हरे कृष्णा श्री हरि का जाप करती थी। उनको जो उस लाइफ में जो माँ दिख रही थी, वो उनको अपनी इस लाइफ की नानी के रूप में ही दिखी। आगे हमने इनसे फिर एक सवाल पूछा, क्या हम भी आपको उस लाइफ में कहीं नज़र आ रहे हैं? तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ, आप कृष्ण जी के एक शाखा के रूप में नज़र आ रहे हैं जो कृष्ण जी से उम्र में छोटे हैं। हमने जब अपना नाम पूछा तो इन्होंने हमारा नाम फिर से शुबाला बताया और अपने साथ हुई एक घटना बताया कि एक बार ये कहीं जा रही थी तो इनका दुपट्टा किसी कांटे में फंस गया था, सर में मटकी रखी हुई थी। तो इन्होंने बताया कि हमने इनका दुपट्टा उस कांटे से निकाला था, तो इन्होंने हमारे सर पे हाथ फेरा था। ये हमसे काफ़ी बड़ी भी थी उम्र में और हमको बाद में खाने के लिए एक लड्डू भी दिया था। ये घटना इन्होंने बताया और फिर हम इनको फिर से इनके स्पिरिट गाइड के पास वापस ले आए। अब हमने इनको अभी के जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन मांगा। तो इन्होंने बताया कि अभी के जीवन में आपको नाम जप का अभ्यास करना है और सभी से माफ़ी मांगना है और किसी के भी मन में अपने लिए कुछ बुराई नहीं रखना है, सबको माफ़ कर देना है। आगे इन्होंने बताया कि कुछ उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि 2027 से लगाकर 2032 का समय बहुत ज़्यादा खराब आने वाला है, तो आपको नाम जप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित भी करना है। फिर हमने अपने लिए कुछ गाइडेंस मांगी तो उन्होंने हमारे लिए कहा कि आपका जन्म इस जीवन में लोगों को परिवर्तित करने के लिए हुआ है और हमको भी यही मार्गदर्शन दिया कि आपको भी नाम जप का अभ्यास करना है, गृहस्थ आश्रम का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परिवर्तित करना का काम हमको दिया गया है। इसी के साथ हम इनको सेशन से वापस ले आए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई अनचाहा डर या अनचाहे सवाल आपके मन में गूंज रहे हैं तो आप भी अपना PLR कराने के लिए हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।